तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। नए साल का आगाज़ हो चुका है और यही दुआ है लगातार कि आप सभी अच्छे रहें और कोरोना की मौत इस साल में हो जाए। वैक्सीन की भी सुगबुगाहट हो ही चुकी है, सिलसिला शुरू हो गया, ड्राई रन चल रहा है, तो बहुत जल्द धीरे धीरे लोगों तक, आप सभी तक पहुँचेगी ये वैक्सीन और उसके बाद ये जो मुसीबत है शायद ये ख़त्म हो। अब आज की कहानी पर आते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में 1947 से लेकर अब तक 2021 तक एक ही ऐसा मामला हुआ जब किसी स्टेट के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर की मौत जंग के दौरान एक फाइटर प्लेन की वजह से हुई। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जारी थी और इस जंग को लेकर लगातार तनाव, दबाव सब कुछ बना हुआ था। और इसी जंग के दौरान एक मुख्यमंत्री पाकिस्तानी एक फाइटर प्लेन का निशाना बनते हैं और ये मुख्यमंत्री उस वक्त खुद एक दूसरे चार्टर्ड प्लेन में सवार थे और आसमान में ही इस प्लेन के ऊपर हमला होता है, गोलियां दागी जाती हैं और ये प्लेन ज़मीन पे गिरता है और चीफ मिनिस्टर की मौत हो जाती है। कहानी का एक दूसरा पहलू ये है कि इस हादसे के करीब 40 या 44 साल के बाद पाकिस्तान के उस फाइटर प्लेन का जो पायलट था, उसने जिस प्लेन को उसने मार गिराया था उसके पायलट की बेटी को एक ईमेल लिखकर और अफसोस जताया था इस पूरे हादसे पर। और उस पायलट का कहना था कि जब उसने मार गिराया था तब भी उसे एहसास था कि ये कोई जंगी जहाज़ नहीं है, ये कोई फाइटर प्लेन नहीं है, ये एक पैसेंजर प्लेन है। लेकिन उसने जो उससे ऑर्डर मिला उसको पूरा किया, वरना उसका कोर्ट मार्शल हो सकता था। लेकिन फिर भी उसे इस घटना के लिए हमेशा अफसोस रहेगा। कहानी गुजरात के जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं, बलवंत राय मेहता, उनकी और उनकी मौत की है, जो एक फाइटर प्लेन का शिकार हुए। बलवंत राय मेहता गुजरात के रहने वाले, उनके साथ एक कहानी ये जुड़ी हुई कि उन्होंने जब स्कूल में और पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान में कुछ अंग्रेज़ों के जुल्म और ये सारे किस्से सुने और उसके बाद फिर वो कॉलेज में गए और कॉलेज में वो सारे सब्जेक्ट में पास हुए। लेकिन जब उन्हें डिग्री मिली तो वो डिग्री लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये डिग्री अंग्रेज़ दे रहे हैं और अंग्रेज़ों से किसी भी चीज़ को लेने के वो ख़िलाफ़ थे। बाद में वो फिर लाला लाजपत राय के साथ जुड़े आंदोलन में, फिर गांधी जी के साथ, और ये सारे आंदोलन, आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी उसके साथ जुड़ते रहे। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, जो पहली बार चुनाव हुआ, तब कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव लड़े और सांसद बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर दूसरी बार चुनाव हुआ, उसमें भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, तो दो बार वो लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर सितंबर 1963 में उन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। 63 से लेकर कुल करीब 2 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि कहानी 65 की है। सितंबर 63 में बलवंत राय मेहता गुजरात के सेकंड चीफ मिनिस्टर बनते हैं और 2 साल की उनका कार्यकाल रहता है। और इसी बीच में 1965 आ जाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। इसी जंग के दौरान गुजरात की जो सीमाई इलाके थे जो पाकिस्तान से लगते थे, वहाँ पे भी ज़बरदस्त तनाव था, बल्कि इस जंग को लेकर कुछ जो माहौल थे वो भी ख़राब हो रहे थे और तनाव बराबर बना हुआ था। और तभी बलवंत राय मेहता ने यह तय किया कि इस जंग के माहौल में और जो तनाव बना हुआ है गुजरात के बॉर्डर पर, वो वहाँ जाएंगे, वहाँ का दौरा करेंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे, रैलियाँ करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने 19 सितंबर 1965 को कराची से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात की एक सीमा है जिसका नाम है मीठापुर, और ये द्वारका में है। द्वारका की दूरी कराची से करीब 350 किलोमीटर से दूर। तो वो द्वारकापुर जाने का फैसला करते हैं। वहाँ एनसीसी की एक रैली को इनको संबोधित करना था। हालांकि भारतीय वायुसेना से जब ये कहते हैं कि उन्हें द्वारका जाना है, एक रैली करनी है, तो भारतीय वायुसेना उन्हें इसकी सलाह नहीं देती। वो कहती है कि चूँकि जंग का माहौल है और आप चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे और सरहद बिल्कुल करीब है, दुश्मन के जो टोही विमान हैं वो देखेंगे और इस वक्त कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उससे पहले हुआ ये था कि भारत और पाकिस्तान के जंग के दौरान बहुत सारे ऐसे किस्से, इंसिडेंट हुए जब जो पैसेंजर प्लेन है उनका इस्तेमाल एक तरह से जंगी जहाज़ के तौर पे किया गया था, जासूसी के लिए, कि ऊपर जाकर दुश्मन के सरहद के अंदर क्या हो रहा है तस्वीरें लेने और बाकी सारी चीज़ें। तो ये पाकिस्तान ने भी किया, भारत ने भी किया। तो इसके बारे में कई खुलासे हुए। तो फिर दोनों देश
जो पैसेंजर प्लेन भी होता था उसको भी शक की नज़र से देखते थे। दुनिया में 2 ही ऐसे प्लेन हैं जो, एक तो यूनाइटेड नेशन और दूसरी रेड क्रॉस, जिनके प्लेन के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा बोल्ड लिखा होता है, रेड क्रॉस या यूनाइटेड नेशन। तो उससे क्या होता है कि अगर वो किसी भी सरहद में दाखिल हो तो दूर से ही पता चल जाता है कि ये रेड क्रॉस का है या यूनाइटेड नेशन का है, तो उसके ऊपर फिर हमला नहीं होता। लेकिन इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी किसी प्लेन पे इतना बड़ा कुछ लिखा नहीं होता था, तो ये पता नहीं चलता था कि ये प्लेन पैसेंजर का है या प्लेन जंगी है, क्या है। तो शक की नज़र से देखते थे जब भी वो दुश्मन की सीमा में दाखिल होता। तो भारतीय वायुसेना ने सलाह दी थी बलवंत राय मेहता को कि इस वक्त माहौल ठीक नहीं है, आप मत जाएं। लेकिन बलवंत राय मेहता ने यह फैसला किया कि अपने लोगों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाना है और द्वारका में जाने के बाद वहाँ मीठापुर में एक एनसीसी की रैली को संबोधित करना था। तो भारतीय वायुसेना के ना चाहते हुए भी उन्होंने एक प्लेन हायर किया और 19 सितंबर 1965 को सुबह 10 बजे पहले तो उन्होंने एक रैली को संबोधित किया अहमदाबाद में, और उसके बाद वहाँ से फिर घर लौटे और 1:30 बजे के आसपास वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी थी सरोजबेन, उनके 3 जो स्टाफ मेंबर थे साथ में, और साथ में एक जर्नलिस्ट भी था जो गुजरात समाचार के एक कॉरेस्पॉन्डेंट थे। इस रैली को कवर करने के लिए साथ में चीफ मिनिस्टर के जा रहे थे। ये जब एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ पे ऑलरेडी इनका चार्टर्ड प्लेन तैयार था, 8 सीटर, और उसके पायलट थे इंडियन एयरफोर्स के एक्स पायलट, पूर्व पायलट जहांगीर जंगू इंजीनियर। ये इंडियन एयरफोर्स में रहे थे, उसके बाद फिर चीफ सीएम के साथ और बाकी इस तरह की चीज़ें सेवा अपनी देने लगे, एयरफोर्स से रिटायर हो गए। तो जहांगीर जंगू इंजीनियर प्लेन उड़ा रहे थे, बलवंत राय मेहता, उनकी पत्नी, 3 सहयोगी, एक जर्नलिस्ट, ये लोग वहाँ से उड़ान भरते हैं और उसके बाद द्वारका की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर ये लोग द्वारका की तरफ रवाना होते हैं, 1:30 से 2 के बीच का वक्त था। अब जहाज़ आसमान में है, द्वारका की तरफ बढ़ रहा है, और द्वारका से कराची की दूरी है 350 किलोमीटर, यानी सरहदी इलाका है। 3:30 बजे के आसपास कराची में मौजूद एयरबेस में, मेरीपुर एयरबेस, वहाँ पे उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है बॉर्डर के ऊपर, भारत और पाकिस्तान के। तो जब उन्हें हलचल दिखाई देती है तब वो एक अपने पायलट को कहते हैं कि एक संदिग्ध विमान है, उसको ज़रा चेक करें कि ये क्या है। उसी वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 सेबर विमान ख़रीदा था, F-16 सेबर विमान, और इस विमान की बाकायदा ट्रेनिंग ली गई थी, और जिस पायलट ने उस दिन मौजूद था जो ट्रेनिंग ली थी इसको उड़ाने की, उसका नाम था कैस मजहर हुसैन। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 प्लेन को उड़ा रहे थे कैस मजहर हुसैन। एयरबेस से कैस मजहर हुसैन को ये आदेश मिलता है कि एक सरहद के ऊपर एक संदिग्ध विमान उड़ रहा है, आप ज़रा इसको देखें। कैस मजहर हुसैन इसके बाद F-16 लेकर उड़ते हैं और आसमान में जाते हैं। करीब उस वक्त वो काफ़ी ऊंचाई पर थे, ऊंचाई से उन्हें इस प्लेन के बारे में सही चीज़ें, कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन वो प्लेन भारत और पाकिस्तान के सरहद के बिल्कुल करीब था। करीब ऊपर जाने के बाद जब उन्होंने कुछ नज़र नहीं आया साफ साफ कि ये क्या है, तो फिर वो नीचे की तरफ काफ़ी आए। नीचे आने के बाद उन्होंने देखा कि एक प्लेन है, लेकिन उस प्लेन में ऐसी कोई ख़ास चीज़ दिखाई नहीं दी जिससे कोई शक हो। लेकिन फिर भी वो और पुख्ता यकीन करना चाहते थे कि ये प्लेन दुश्मन का कोई चाल है, जंगी जहाज़ है, क्या है। तो वो और नीचे की तरफ आते हैं, और जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो उस प्लेन की बाकायदा नंबर तक उनको दिखाई दे जाता है कैस मजहर हुसैन को, और उस पर बाकायदा लिखा हुआ था उस प्लेन पे विक्टर टैंगो। तो विक्टर टैंगो और नंबर दोनों लिखा हुआ था। वो अपने कंट्रोलर को इन्फॉर्म करते हैं कि इस प्लेन का नंबर ये देख लिया, और मेरे हिसाब से ये जंगी जहाज़ नहीं है, ये एक चार्टर्ड प्लेन है, मुसाफिरों का प्लेन है, तो बताएं, आदेश दें कि क्या करना है। उधर से कंट्रोलर फिर कहता है कि आप अभी हमारे अगले हुक्म का इंतज़ार करें। बात गई हो जाती है, वो लगातार ऊपर में टोह ले रहे हैं। इस दौरान में उस वक्त चूँकि उस प्लेन के साथ कांटेक्ट करने का और वो कोई ज़रिया नहीं था, तो नंबर देख लिया, विक्टर टैंगो लिखा हुआ, ये भी देख लिया, लेकिन ये भी है कि इस प्लेन के अंदर मालूम नहीं क्या है, क्योंकि
जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मुसाफिर प्लेन जो है, पैसेंजर प्लेन, उसका भी इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा चुका था, दोनों कर रहे थे, तो वो शक की गुंजाइश बनी हुई थी। लेकिन कैसर हुसैन ने प्लेन को शूट नहीं किया। उन्होंने अपने कंट्रोलर को बताया और ये बताया कि मुझे लगता है कि ये इस प्लेन से कोई ख़तरा नहीं है, ये एक मुसाफिर प्लेन है, चार्टर्ड प्लेन है और इस पर नंबर लिखा हुआ। दूसरा एक और भी जो चीज़ हुई जिससे उन्हें लगा कि ये प्लेन ख़तरा नहीं है, वो ये कि जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है, अगर किसी प्लेन को आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एटीसी के थ्रू और उसके पायलट से, तो एक और इशारा होता है जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, वो ये है कि अगर कोई दुश्मन का जहाज़ है उसको आपको वार्निंग देनी है, तो वो अपनी जो उसके विंग्स हैं वो उसको ऊपर नीचे करता है, हिलाता है। तो विंग्स को ऊपर नीचे हिलाने का मतलब ये होता है कि हम पे रहम कीजिए, हैव मर्सी ऑन मी। ये जो भी इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होता है कि प्लेन जब हवा में है और उसके बाद अगर कोई दिक्कत है, किसी को शक है, उसे लगता है मार देंगे, दुश्मन समझ रहे हैं और आप वो नहीं हैं, तो फिर पायलट का काम है कि वो अपने विंग्स को हिलाना शुरू कर दे। तो विंग्स के हिलाने का मतलब ही ये होता है कि आप हमें बख्श दें, हम पे रहम करें, हैव मर्सी ऑन मी। तो कैसर हुसैन ने देखा कि उस प्लेन के जब ये करीब गए तो उसे भी लगा कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का प्लेन है, तो उसने अपने विंग्स हिलाने शुरू किए। और ये कैसर हुसैन ने देखा, इन्होंने कंट्रोल रूम में को फिर बताया वापस कि ये विंग्स से भी इशारा दे रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ इसमें है। लेकिन फिर एक डाउट था कि इतने सरहद के करीब है, हो सकता है ये सरहद के अंदर की तस्वीरें ले रहे हैं, फ़ौज की मूवमेंट की तस्वीरें ले रहे हैं, तो ये भी बात थी। अब इस दौरान में उधर कंट्रोलर के ज़रिए कैस हुसैन को ये संदेश मिलता है कि आप लगातार उस प्लेन पे नज़र रखें, आगे क्या करना है हम बताएंगे। इस पूरी चीज़ में करीब 3 से 4 मिनट का वक्त बीत जाता है और कैसर हुसैन अब काफ़ी नीचे की तरफ अपनी प्लेन को उड़ा रहे हैं और उन्हें डर इस बात का है कि जितनी नीचे वो उड़ा रहे हैं उससे वापस बेस पे पहुंचने में मुश्किल हो जाएगा, उससे पहले ईंधन यानी पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी ख़तरा था और वो लगातार कह रहे हैं कि मैं बहुत नीचे उड़ रहा हूँ, फटाफट मुझे आदेश दीजिए कि क्या करना है, और अगर ज़्यादा देर हुआ तो शायद मेरा ईंधन ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। 4 मिनट के बाद कंट्रोलर से उनको मैसेज आता है कि इस प्लेन को शूट कर दो। कैसर हुसैन ने कई इंटरव्यू दिया बाद में, उन्होंने कहा कि जब कंट्रोलर से ये मैसेज आया तो उन्होंने तब भी गोली नहीं चलाई और कहा कि एक बार और आप कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि विंग्स से भी इशारा दे रहा है, इसके नंबर तक हम पढ़ रहे हैं, टैंगो विक्टर लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि ये एक मुसाफिर प्लेन है। लेकिन फिर उधर से कहा जाता है कि नहीं, आप इसको शूट कर दीजिए। इसके बाद करीब 100 फीट की दूरी पर ऊपर में अपना प्लेन लेकर आते हैं कैसर हुसैन और 100 फीट की दूरी से उस प्लेन पे निशाना साधते हैं, इस प्लेन में जिसके अंदर गुजरात के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। तब तक कंट्रोल रूम पाकिस्तान के कैस जो पायलट हैं लड़ाकू विमान के, इनमें से किसी को मालूम नहीं कि इस प्लेन के अंदर कौन बैठा हुआ है। 100 फीट की दूरी से वो बस्ट मारते हैं, एक विंग के ऊपर लगता है, विंग हिलने लगता है, इसके बाद दूसरा बस्ट मारते हैं, दूसरा बस्ट मारने के बाद वो प्लेन नाक के बल सीधे नीचे गिरता है। कैसर हुसैन का इंटरव्यू है कि जब वो नीचे गिरा तो एक आग के शोले में तब्दील हो गया, बड़ी तेज़ी से आग की लपटें उठी और फिर वो प्लेन पूरा धू धू करके जलने लगा। ऊपर से ही लग गया था। कैस हुसैन ने बताया कि इस प्लेन में सवार कोई भी शख्स नहीं बचा होगा और वही हुआ। बलवंत राय मेहता, उनकी बीवी सरोज बेन मेहता, उनके तीनों सहयोगी और गुजरात समाचार के जो जर्नलिस्ट थे, इन सभी की मौत हो गई। गुजरात समाचार के उस जर्नलिस्ट के कार्ड जो हैं वो पूरी तरह जले नहीं थे, उससे शिनाख्त हुई और इन सब की मौत की खबर फिर उसी शाम आकाशवाणी के ज़रिए पूरे देश को मिली और जब ये खबर मिली तो उसके बाद पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची कि जिस प्लेन को उसने मार गिराया असल में वो एक पैसेंजर प्लेन था और उस प्लेन के अंदर गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता बैठे हुए थे। बात यहाँ आई गई हो गई। इसके बाद लगभग 44 साल बीत गए। इस दौरान में जहांगीर जंगजू जो बलवंत राय मेहता के इस प्लेन को उड़ा रहे थे, इंडियन एयरफोर्स के एक्स पायलट, उनका परिवार दिल्ली आकर रहने लगा, उनकी बेटी और तमाम लोग। जब वो दिल्ली में रहने लगे 44 साल बीत गए। 44 साल के बाद कैसर तुफैल ने एक मेल लिखा उनकी बेटी को और उस मेल में ये लिखा
कि जो मुझे कंट्रोलर से हुक्म मिला था मैंने वही किया, लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि उस प्लेन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, ना कोई जासूसी की थी, ना जंगी प्लेन था, आम मुसाफिर थे, गुजरात के सीएम थे, और उनकी मौत हो गई, इसका मुझे अफसोस है। और ख़ासतौर पर उन्होंने जो पायलट थे जहांगीर जंगू, उनके बारे में कहा कि मुझे उनकी मौत का बेहद अफसोस है। उनकी बेटी ने ये मेल खोल के देखा ही नहीं था। बाद में इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी और इंडियन एक्सप्रेस के ज़रिए फिर उन तक फ़ोन आया, तब उन्होंने वो मेल खोला और उसमें पढ़ा। और उनका कहना था कि हालांकि 44 साल बाद वो इस बारे में अब बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें लगा कि चलो 44 साल के बाद इसने मौत पे अफसोस जताया। हालांकि उस मेल में जो लिखा था उसमें यह भी लिखा था पाकिस्तानी एयरफोर्स के कैसर ने, जो पायलट, कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे कंट्रोलर ने कहा कि आपको शूट करना है, मैंने कंट्रोलर को यहाँ की सारी जानकारी दे दी थी। बोला अगर मैं निशाना मिस करता तो भी मैं फंसता और मेरे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता, और मैं उनके आदेश का उल्लंघन करता, चूँकि एक सिपाही हूँ, तो मेरा कोर्ट मार्शल होता। तो मेरे लिए मजबूरी थी हुक्म मानने की, और मैंने हुक्म माना। एक फ़ौजी का जो काम था मैंने वो किया। लेकिन इस गलतफहमी में जो बेगुनाह लोग मारे गए उसका मुझे हमेशा अफसोस रहा है, और ख़ास तौर पर इस पायलट को लेकर, जो भारत के पायलट थे। फरीदा सिंह इनकी बेटी का नाम था, जिनको मेल लिखा था और फिर अफसोस जताया था करीब 44 साल के बाद। तो आज़ाद हिंदुस्तान की ये पहली घटना थी जिसमें एक स्टेट के मुख्यमंत्री को एक फाइटर प्लेन ने मार गिराया, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के जंग के दौरान की ये कहानी थी। उसके बाद ये पहला और आखिरी मौका है, उससे पहले और उसके बाद फिर कभी ऐसा कोई दूसरा इंसिडेंट नहीं हुआ, और ना ऐसा कभी हो। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से कही गई, उस पर एक ये था कि पाकिस्तान का एक पायलट 44 साल के बाद इस तरह से मेल लिख रहा है, हालांकि वो रिटायर हो गया, सब कुछ है, तो क्या पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगा या क्या है? तो पता चला कि नहीं, पाकिस्तान सरकार ने कुछ एक्शन इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका था। लेकिन यहाँ पे एक ये भी सवाल था कि 44 साल बाद अफसोस जताने का क्या मतलब था? वो उस वक्त भी हो सकता था, लेकिन फिर डिटेल में उसने जो भी लिखा वो यही था कि मैंने आदेश का पालन किया था, और एक फ़ौजी किसी भी देश का हो वो आदेश से बंधा होता है। तो ये थी कहानी बलवंत राय मेहता, गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के शिकार इस तरह हुए क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान के सरहद के बीच प्लेन में उड़ रहे थे, और सामने वाले ने उसको दुश्मन देश का प्लेन समझा था। अब मैं कहानी इतना ही, लेकिन कुछ लोगों के मेल लेकर आया हूँ, और ख़ास तौर पर आज मैं एक जिक्र करूँगा, बहुत दिनों से इनको रिप्लाई भी नहीं किया था। ये गणेश जी हैं, और बहुत ही इन्होंने खूबसूरत मेल लिखा है, यूएस से हैं ये, और इनकी वाइफ दोनों जो हैं क्राइम तक की कहानी लगातार सुनती हैं, और तनु हैं इनकी वाइफ। जो भी लिखा है आपने गणेश जी, मैं दिल से शुक्रिया आपका, और आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, न्यू ईयर हमेशा आपके लिए भी अच्छा हो। और गणेश और तनु जी, बस इसी तरह आप क्राइम तक फैमिली और क्राइम तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें, जहाँ जहाँ गलतियाँ हों वो भी हमें बताते रहें। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने नए ईयर और उसके बाद सारे विशेष और मेल लिखे कहानी की, नए साल में फरमाइश भी आई है, जिसमें परमराथ निकेतन हैं, नीरज हैं, इसके अलावा हिमांशु हैं, पवन एम हैं, डोंडा मोरंग हैं, और अली असगर कागदी हैं, एनी सिंह हैं, जो लगातार कहानियों के ऊपर ध्यान दिलाती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच एनी सिंह जी। वकार हैदर हैं, अंशुल वर्मा हैं, गणेश बाला सुब्रमण्यम हैं, एड्रियान अगस्तस हैं, इसके अलावा शीरजीत मेनन हैं, अजय सिंह, पी पाटिल, शेख सरजील, आदित्य सिंह, सुयोग मस्कर, मनोरंजन, सुमित कुमार यादव, राजकुमार धनुके। एक जगह किसी ने कहानी में दिलाया था कि जब मैं वो 650 कत्ल करने वाली राजकुमारी के पति की मौत में शायद 1903 या 2003 पड़ गया था, हालांकि वो 1400 की कहानी। साल में बड़ा कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन वो 400 साल पुरानी ही बात थी वो।
दीपक राठौर हैं, इसके अलावा सुरेंद्र मनारिया हैं, कुमार हैं, तेजानंदा छेत्री हैं, मयंक हैं, सोनू बैरवा हैं, रवि पवार हैं, डोडियाल लोढ़ी हैं, आयुष्मान हैं, कमल हैं, खिताब शर्मा हैं, कमल ढिल्लो हैं। और कमल ढिल्लो ने एक कहानी की फरमाइश की कमल साहब, वो जल्दी आपको डूम्सडे की कहानी आपको सुनने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, आपने इसके लिए बोला था। पांड्या वर्गात हैं, ज़ुबैर शेख, कैनिल शाह, रियाज पिपरानी, एम जैन और रविंद्र कुमार। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की कहानी की जो लिस्ट है वो भी बारी बारी से हर एक का नंबर आएगा। आज कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।